नमस्कार दर्शकों, मैं शिवाली एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आपको रहता है हरदम इंतजार। जी हाँ, मैं लेकर आ गई हूँ कार्यक्रम हेलो डीडी। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज हमने एक लंबी दूरी तय की है और अभी और भी लंबा चलना बाकी है। आज जरूरत है अपने मत की शक्ति को समझें। आज जरूरत है अपने स्वयं के लिए, आसपास के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के हित के लिए अपने मत का सर्वोत्तम उपयोग करें। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मतदाता जागरूकता के बारे में और आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शीला दाहिमा जी, जो कि अवर सचिव है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, और साथ ही हमारे साथ है अग्रवाल जी, जो कि परामर्शी है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि आप भी सीधे फोन कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन में नीचे दिखाई जा रहे हैं। मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल का। शीला जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके विभाग की स्थापना कब हुई और स्थापना के पीछे क्या कुछ खास उद्देश्य है? जी शिवाली जी, बहुत अच्छा बेसिक प्रश्न आपने पूछा है। तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि आप सभी ने सुना होगा पंचायतों के 73वें संशोधन और नगरीय निकायों के 74वें संशोधन के बारे में। तो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन थे जिनके द्वारा स्थानीय निर्वाचन को संवैधानिकता प्रदान की गई है। जी, और संविधान का जो अनुच्छेद 243 है तो उसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, किया गया था। और हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय आयोग है जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई थी। तो बहुत जल्दी हम लोग इसके 21वां साल मनाने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले तो अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी चुनावी प्रक्रिया के बारे में। तब में और अब में क्या कुछ खास अंतर आया है, क्या कुछ खास बदलाव आया है, क्या कुछ नया आपने चुनावी प्रक्रिया में जोड़ा है, क्या कहेंगे? मैं इसके संबंध में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि हमारे देश ने औद्योग काफी तरक्की की है और उसके साथ साथ जो विज्ञान के क्षेत्र में जो हम लोगों ने दूर संचार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो तरक्की की है उसके अनुसार ये बहुत जरूरी हो गया था कि अब हम जो है नई तकनीकियों से जुड़े। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचायत राज अधिनियम में 25 मार्च 2014 को एक संशोधन किया गया और उस व्यवस्था के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो निकाय हैं, 3 स्तर की निकाय हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत है, इनके निर्वाचन जो है ईवीएम के माध्यम से कराए जाएं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी और इस इंफॉर्मेशन के जमाने में ये बहुत जरूरी है कि हम यदि साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है तो ये व्यवस्था जो है तो की गई है। शीला जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि सर ने बताया ईवीएम मशीन का आजकल उपयोग हो रहा है, तो ये ईवीएम मशीन आखिर है क्या और किस तरह ये आदमी को जोड़ती है? क्या करना होता है ईवीएम मशीन को देखते साथ ही? कौन सी बटन दबानी होती है? क्या कहेंगे इस बारे में? ये आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं जो सीधे हमारे मतदाताओं से संबंधित हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि इस बार आयोग के द्वारा क्या हम नया कर रहे हैं, तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये ऐसा चुनाव है, जैसे मैंने बताया 1994 में हमारा गठन हुआ था राज्य निर्वाचन आयोग का और आज हम 2015 में आ गए हैं। तो उस समय और आज के चुनाव में इन 20-21 सालों में काफी तब्दीलियां हुई हैं और इस बार के जो चुनाव है उसमें हम बहुत सारे नए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमने फोटोयुक्त मतदाता सूची का उपयोग किया था और जैसे अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक तरह से एक क्रांतिकारी कदम है इन चुनाव में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये बड़े ही जमीनी स्तर के चुनाव हैं। तो यहाँ पर आयोग के ये प्रयास है कि हम ईवीएम्स के माध्यम से मतदान करा सकें, जो काफी सहूलियत भरा भी है और जिसमें बहुत सटीक मतदान होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो मेरे पास एक पोस्टर भी है जो हमने आयोग की तरफ से बनाया था, ये मैं चाहूंगी कि पोस्टर को थोड़ी देर से देखेंगे। शीला जी, अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, जो कि बाराबंकी से हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास सवाल है उनका। नमस्कार नंद स्वरूप जी, आप अपना सवाल पूछे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी। नाम नहीं आया है तो वो जो है कौन से कागज से किससे मिले जिससे जो है वोटर लिस्ट में उसका नाम आ सके और जो है अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके? जी बिल्कुल, आपके सवाल का आपको जवाब मिलेगा। जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे आपका जो प्रश्न है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं जुड़ा है,
तो देखिए, इसके बारे में ये होता है कि जब वोटर लिस्ट में किसी नागरिक को अपना नाम जुड़ाना होता है तो उसकी एक निश्चित समयावधि होती है और इन चुनाव के लिए वो समयावधि अब पूर्ण हो चुकी है। तो यदि आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो अब जब भी आयोग के द्वारा वो प्रक्रिया निश्चित की जाएगी, जिसका समय आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा ही हमारे जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा, तो आप उस क्षेत्र के जो संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, जो कि प्राधिकृत अधिकारी होते हैं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए, तो आप उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से कृपया संपर्क अवश्य कीजिएगा। तो वो कहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं? वो कहाँ उपस्थित होते हैं? कहाँ मिलेंगे उन्हें? उनका एक दफ्तर होता है और जैसे सामान्य तौर पर जो उस क्षेत्र के अनुविभाग अधिकारी होते हैं, वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको कुछ फॉर्म्स भरने पड़ेंगे आपका नाम जोड़ने के लिए। तो आप वो औपचारिकताएं आप पूरी कीजिएगा और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आवश्यक दस्तावेज हैं, वो आप उपलब्ध करा दीजिएगा, तो उससे आपका नाम जुड़ सकेगा। नंद स्वरूप जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का आपको जवाब जरूर मिल गया होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अक्सर देखने में आता है मतदान के दौरान मतदाता का फर्जी वोट देना भी कई बार सुनने में आता है, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में हम पढ़ते ही रहते हैं। तो इसे रोकने के लिए आयोग क्या कुछ खास करता है? जी जी, जो हमने अभी बात की थी फोटोयुक्त मतदाता सूची की, तो देखिए ये एक बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि जब मतदाता सूची में फोटो नहीं हुआ करते थे तो कोई भी व्यक्ति जाके कह सकता था कि ये मैं हूँ, ये मतदाता। लेकिन अब फोटोयुक्त मतदाता सूचियां हो गई हैं और इस प्रावधान के बाद फोटो जो भी मतदान के लिए गया है, वहां पर हमारे जो अधिकारी हैं, जो मतदान करा रहे हैं संपन्न, तो वो मिलान करते हैं कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसका फोटो हमारी मतदाता सूची में है, तो वो ऐसा देखते हैं। फिर उसके अलावा आप जो कह रही हैं कि मतदान की प्रक्रिया हम कैसे निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से करें, तो आइडेंटिफिकेशन सही व्यक्ति की होना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल में मुझे लगता है थोड़ी सी हम आगे और बात करेंगे। तो उन ईवीएम मशीनों के माध्यम से भी जब हम मतदान की प्रक्रिया संचालित करते हैं तो वो भी बड़ी सहायक होती हैं कि उससे एक सही तरीके से मतदान संपन्न हो सके। और हम लोग मतदाताओं में भी उस जागरूकता को फैला रहे हैं कि मतदाता भी जिम्मेदार बने, हमारे नागरिक भी जिम्मेदार बने और वो खुद भी देश की, जैसे आपने स्टार्टिंग की थी कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने वाकई कई सारे कार्यक्रम किए हैं। दर्शकों, अभी वक्त हो गया एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा नहीं, विराम के बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे। हाँ, तो ये विराम है, इसके बाद अपन ये ले रहे हैं जागरूकता। हाँ, ये ईवीएम को आप बता दूं मैं कि कैसे कैसे वो करना है। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मतदाता जागरूकता के बारे में और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शीला जी और साथ ही अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आजकल आईटी की सुविधा बहुत बढ़ती जा रही है। घर बैठे लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। पहले कभी हमें घर से दौड़ लगा के जाना पड़ता था, भाई वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देती है। घर बैठे सारे काम हो जाते हैं। तो आपका आयोग किस तरह से आईटी को जोड़ता है, किस तरह से आम आदमी के लिए आप सुविधा उपलब्ध कराते हैं ताकि ऑनलाइन के जरिए वो अपना नाम सूची में दर्ज करा सके? क्या कहेंगे इस बारे में? अभी ऑनलाइन मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभी तो हमारे यहाँ से कोई ऐसा वो व्यवस्था नहीं की गई है, मगर आईटी का उपयोग करते हुए प्रदेश में वर्तमान में अभी जो चुनाव का जो पहला राउंड हुआ है उसके अंतर्गत जो भी जानकारियां हमको जो है फील्ड से हमने एकत्रित की हैं, उन जानकारियों के हिसाब से हमको जो है तो इतने जल्दी रिजल्ट मालूम हुए हैं, कितना परसेंटेज रहा उस समय जो है तो वहाँ पोलिंग का
कहाँ पर क्या स्थिति रही है पोलिंग की, इस तरीके से विभिन्न तरह की घटनाएं, और ये जो है हमको तत्काल ही हम लोगों को उस इस बारे में बिल्कुल इस बारे में हम शीला जी से जानेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, लक्ष्मण जी, जो कि रीवा से हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ खास जिज्ञासा है इनकी। हेलो लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, अपना सवाल पूछें। लक्ष्मण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ शीला जी से। हाँ जी पूछें। कि मेरा नाम एक जगह जुड़ चुका है पहले से, मैं दूसरी जगह जुड़वाना चाहता हूँ वहाँ से कटवा के, तो उसके लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? जी बहुत ही अच्छा सवाल जी है। जी नहीं, अच्छा, आप लोग काफी व्यवहारिक प्रश्न हम लोगों के सामने आ रहे हैं। वाकई आपने जैसे बताया कि आपका नाम एक जगह है और आप दूसरी जगह जुड़वाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको उस क्षेत्र के जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वहां पे आपको संपर्क करना होगा और आप उन्हें जाके बताएं कि आपको नाम यहाँ से जुड़वाना है, यहाँ कटवाना है। तो आपको कुछ फॉर्म भरने होते हैं कि जैसे जिस क्षेत्र से अपना नाम कटवाना है वहां का भी एक फॉर्म भरना पड़ता है। मतलब 2 तरह के फॉर्म उन्हें भरने पड़ेंगे। तो आप कृपया वहां सक्षम अधिकारी से संपर्क कीजिएगा और उन्हें बताइएगा, और आपको वो निर्धारित फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। उसके बाद आपका कुछ दस्तावेज वगैरह भी ले जाने होंगे, जन्म प्रमाण पत्र, क्या कुछ खास उन्हें ले जाना होगा? मतलब उन्हें अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा कि पहले वो वहां पर थे और अब यहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसा जो बेसिक हमारा दस्तावेज है कि पता परिवर्तन हो गया, उस तरह का आपको कोई भी प्रमाण देना पड़ेगा और आपको फॉर्म जरूर भरना पड़ता है। तो उस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने नाम को जहां पर जुड़वाना चाहते हैं वहां जुड़वा सकते हैं। शीला जी, क्या कुछ खास शुल्क भी लगता है इसके पीछे अगर नाम चेंज करवाना है? नहीं, ये तो अभी सब निःशुल्क ही है। शुल्क निःशुल्क है, बहुत ही अच्छी बात है। लक्ष्मण जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीला जी, आप आईटी के बारे में कुछ कहना चाहती थी और अग्रवाल जी के आगे कुछ जोड़ना चाहती थी। जी, मैं आगे जोड़ना चाहूंगी कि इस बार जैसे हमने बात की कि आयोग ने काफी सारे नए कदम उठाए हैं। और उसमें बड़ा मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही जनता के हिसाब से एक जनोन्मुखी कदम है ये, कि आयोग ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है और इसका एड्रेस भी मैं बताना चाहूंगी, www.mplocalelection.gov.in। और इस वेबसाइट को हमने बहुत समृद्ध बनाने की कोशिश की है। और इस वेबसाइट के माध्यम से चाहे तो आप मतदाता यदि हैं तो मतदाता के रूप में भी आप अपनी जानकारियां देख सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी हमारी वेबसाइट पे पूरी जानकारी उपलब्ध है। सभी सुविधाएं उपलब्ध है। हम चाहते हैं आप अपना पता भी बता दें, ऑफिस का जो आपका पता है जहाँ पे जा सकते हैं और सारी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। हमारा ऑफिस 58 अरेरा हिल्स भोपाल है। यहाँ पर भी यदि किसी को लगता है तो वो आ सकते हैं। और वेबसाइट का एड्रेस मैंने बताया था आपको। जी दर्शकों, एक बार फिर मैं आप सभी को पता बताना चाहूंगी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, 58 अरेरा हिल्स भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन 462011 और वेबसाइट है www.mplocalelection.government.in। गवर्नमेंट जो है वो है GOV और ईमेल है commissionersec@gmail.com। फोन नंबर 2555-344 2555-345 और कक्ष है 10। आप वहां जाके भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान बखूबी पा सकते हैं। जी, हम फिर वहीं आते हैं आईटी पे। जैसा कि आपने बताया कि आपने कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, तो क्या वो अपनी सूची जो है मतदाता की सूची, उसमें अपना नाम भी चेक कर सकते हैं अगर कुछ नया नाम उनका जुड़ा है तो? जी हाँ, ये सुविधा हमारी वेबसाइट पे हमने दी है। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो हमारी वेबसाइट जब खोलेंगे तो उसमें उनको जाना होगा वोटर पोर्टल पर। और उस वोटर पोर्टल पे जाके वो देख सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है कि नहीं। उनको अपने नाम की प्रविष्टि करनी होगी, अपनी उम्र की, अपने लिंग का उसमें उल्लेख करना होगा। तो उन जानकारियों के आधार पर पता चल जाएगा कि उनका नाम
कहाँ दर्ज है, कौन उनके वार्ड का नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स हैं वो सब मिल जाते हैं। अच्छा अग्रवाल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक विद्यार्थी है और जो उसका जन्म स्थल है उससे दूर वो कहीं हॉस्टल वगैरह में रहता है, तो वो किस तरह से उसका जो अभी स्थायी पता है, मतलब वर्तमान जो उसका पता है, उस पते पे वो कैसे अपना नामांकन दर्ज करा सकता है ताकि वो वोट दे सके? अक्सर ऐसा देखने को आता है, इस वजह से कई सारे विद्यार्थी चूक जाते हैं, जो कि मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए सामान्य तौर पर यही एक व्यवस्था है कि पिछले 6 माह से वो उस क्षेत्र का सामान्य तौर पर, मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए सबसे पहली बात अहम यह है कि 1 जनवरी के दिन उसकी उम्र 18 वर्ष से हो जाना चाहिए। और जब निर्वाचन आयोग अपनी मतदाता सूची जो है तो तैयार करता है, उस समय जो है तो वो अपना जिस भी स्थान पर रहता है वहां जब हमारे मतदाता सूची तैयार करने के लिए कर्मचारी जब जाते हैं तो वहां पर जो है तो अपना वो आवेदन देके और अपना नाम जुड़वा सकता है। अग्रवाल जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजेंद्र जी, जो कि टीकमगढ़ से हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास सवाल है उनका। ब्रजेंद्र परिहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। अपना सवाल पूछें। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार ब्रजेंद्र जी, अपना सवाल पूछें। मैं निवाड़ी से ब्रजेंद्र परिहार बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, सवाल पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ही है सर, मैं जो पहचान पत्र बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह या कुछ और दस्तावेज क्या क्या जमा करने पड़ते हैं? आप कौन से पहचान पत्र क्या वोटर पहचान पत्र की बात कर रहे हैं आप? आईडी कार्ड। कौन से पहचान पत्र की आप बात करें ब्रजेंद्र जी? क्या निःशुल्क बनाए जाते हैं, इनकी वैधता कितनी होती है सर? अच्छा, आपका जो प्रश्न है उसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है आपका ब्रजेंद्र जी प्रश्न। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप शायद वोटर आइडेंटिटी कार्ड की बात कर रहे हैं। कौन से लेके जाना चाहिए? हाँ, तो उसके लिए आप कृपया आपके जिले के जो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जो कलेक्टर हैं, तो कलेक्टर ऑफिस में आप कृपया वहां पे संपर्क करें और वहां पर आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि आपको कौन से फॉर्म भरने हैं और आपको कौन से उसमें दस्तावेज दिए जाने हैं। हालांकि यदि हम सामान्य बात यदि करते हैं तो कोई भी जो हमारा पहचान पत्र है या कोई जब हम अपना कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सामान्य तौर पर हमें अपने एड्रेस का प्रूफ तो देना ही पड़ता है। अच्छा। और फोटोग्राफ्स लगते हैं। तो ये 2-3 कुछ चीजें ही होती हैं, ये खास तौर पे ले जाना होता है। पर आपको उस जिले के जहां पर आप रहते हैं वहां के जो कलेक्टर ऑफिस है आप वहां पर कृपया संपर्क कर सकते हैं। हाँ, शीला जी, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? कैसे उसका वोटर आईडी कार्ड बन सकता है? क्या उसे कोई शपथ पत्र लेना पड़ता है? क्या करेंगे वो? हालांकि देखिए, वोटर आईडी कार्ड की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो भारत निर्वाचन आयोग का कार्य है। हाँ। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर आईडी कार्ड अभी नहीं बनवाए जा रहे हैं। हालांकि हम लोग हमारे चुनाव में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची मतदाताओं को वितरित करेंगे। पर यदि आप आपने जो प्रश्न पूछा है तो उसमें मुझे लगता है कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, यदि उनके पास अंक तिथियां हैं, उनकी जो मार्कशीट्स होती हैं वो उसकी भी मदद ले सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अगर अब हम बात करें यूथ की, युवाओं की, तो देखा जाए भारत में 65% जनसंख्या युवाओं की है। कई सारी भागीदारी युवाओं की है। आज हमारा देश यंग इंडिया यानी युवा देश के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहेंगे आप, कितनी भागीदारी युवाओं की चुनाव में आपको देखने को मिलती? क्या जागरूकता आपको देखने को मिलती? और अगर नहीं तो क्या अपेक्षा आप युवाओं से रखते हैं? अग्रवाल जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में क्या कहेंगे। चुनाव के दौरान जो है हमारे युवाओं का जो है तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जैसा कि पिछले समय में हम देखते आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि युवाओं में इस संबंध में काफी जागरूकता आई है। और उस जागरूकता का परिणाम के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि जो वोटिंग का परसेंटेज है हमारे यहाँ पर काफी हाई जा रहा है। अभी हमारी पंचायतों का जो प्रथम चक्र का चुनाव हुआ है और नगरीय निकायों का जो हुआ तो उसमें लगभग 82% जो है लोगों ने वोट डाला है। इससे ये साफ इंगित होता है कि युवाओं की भूमिका उसमें काफी अच्छी रही है। हाँ, और जिसकी वजह से जो है तो ये नए वोटरों ने अपने मतों का उपयोग करके और इस तरीके से वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाया। शीला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप युवाओं से क्या कुछ खास अपेक्षा रखती है? क्या कुछ और आपको लगता है कि योगदान होना चाहिए ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा विकास की राह में सारथी बन सके? क्या कहेंगी? जी शिवाली जी, मैं ये
ये कहना चाहूंगी कि युवा शब्द को यदि हम उल्टा पढ़ते हैं तो वो बन जाता है वायु। तो जैसे वायु में प्रवाह होता है और ऊर्जा होती है, एक ताकत होती है, तो वही हमारे जो युवा है उनमें होती है। तो युवाओं के बिना हम अपने देश की कल्पना ही नहीं कर सकते। वही भविष्य है और वर्तमान में भी उनकी भूमिका अत्यंत उपयोगी होती है। तो जहां तक आपका जो प्रश्न है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो स्थानीय निकाय के उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने उनकी आयु सीमा भी, जैसे उदाहरण के तौर पर पंचायत चुनाव में यदि किसी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष है तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। तो अर्थात ये बड़ी मतलब कम उम्र है और उसमें हम समझते हैं उस व्यक्ति को कि वो देश की जिम्मेदारी उठा सकता है, उसे उठानी भी चाहिए उसे कुछ उम्मीद रखी सही बात है। और दूसरा, जब हम मतदाता की आयु हमने 18 वर्ष की हुई है तो वो भी हम समझते हैं कि एक 18 वर्ष का व्यक्ति अपने देश में वो भूमिका निभा सकता है। और हमने मतदाता जागरूकता अभियान में भी जो परिसर दूत हैं, जो कि कॉलेज के ही विद्यार्थी हैं, उनकी भी हमने इसमें कॉलेज के विद्यार्थी के बाद हम वाकई करेंगे वापस आके। अभी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सौरभ पटेल, जो कि विदिशा से हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास सवाल है उनका। हेलो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सौरभ जी, आप अपना सवाल पूछें। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम वोट डालने जाते हैं तो जो ग्राम पंचायत के सरपंच रहते हैं, उनके लिए मतपत्र पर चुनाव होता है, अपन उनके निशान लगाते हैं, मतपत्र मिलता है उनके लिए, तो उनके लिए एवीपीएस मशीन क्यों नहीं मिलती रही है? मतपत्र पर हम निशान लगाते हैं तो उससे क्या उनकी स्याही है जो फैल जाती है, तो वो वोट रिजेक्ट हो जाता है। एवीपीएस मशीन में ऐसा कि अपन को डालना तो बटन तो ही दबाना है। अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं होगा, मतपत्र से चुनाव होता है। हाँ जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय में जो नई हमने जो इजाद की है कि वोटिंग ईवीएम के माध्यम से वोट डालने वाला, तो ये प्रयोग के तौर पे भी हम जो है तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत के मेंबरों के जो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए इसका उपयोग किया है। और निकट भविष्य में अब जब भी इसके बाद में ये 5वां आम चुनाव है, इसके बाद में जब भी कभी कोई चुनाव ऐसे होंगे तो हम ये प्रयास करेंगे कि सरपंच के चुनाव भी जो है ईवीएम के माध्यम से कराए जाएं। क्योंकि अभी हमारे पास में जो ईवीएम हमारे पास में है तो वो 2 बैलेट यूनिट वाली है और उस 2 बैलेट यूनिट में जिला पंचायत के सदस्य का और जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव आसानी से हो सकता है। तीसरा बैलेट यूनिट उसमें जोड़ा जा सकता है, मगर सावधानी के तौर पे अभी उसको नहीं जोड़ा गया है। और चूंकि गांव में सरपंच के चुनाव की बहुत ज्यादा जो है तो महत्ता होती है, इसलिए उसको अभी उस व्यवस्था को उसी तरीके से रखा है। और आपका प्रश्न जहां तक सवाल इस चीज का है कि इंक फैल जाती है, तो हो सकता है कहीं ऐसा किसी एकाध केंद्र पे हुआ हो और उसमें जो मोटी मोटी लाइन मतपत्र में होती है तो उसके बीच में इंक फैल भी जाए तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि मत किसको दिया गया है। तो आपकी जो धारणा है कि बैलेट पेपर आपका खराब हो जाएगा या इनवैलिड हो जाएगा, तो ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। जी सौरभ जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का आपको जवाब जरूर मिल गया होगा। आइए अब शीला जी के पास चलते हैं और उनसे कुछ जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी स्त्रियों के बारे में कि आजकल स्त्रियों की कितनी भागीदारी आपको देखने को मिलती है। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहा करते थे, जब तक स्त्रियों की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण असंभव है। जिस तरह एक पक्षी एक पर से उड़ नहीं सकता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही शिवाली, और मैं आप ही की कोटेशन में महात्मा गांधी जी की भी कोटेशन जोड़ना चाहूंगी कि उनका ये कहना है कि 1 स्टेप फॉर वुमेन 10 स्टेप्स फॉर नेशन। तो हम समझ सकते हैं कि जब हमारे महापुरुषों ने स्त्रियों के महत्व को अंगीकार किया, उन्होंने स्वीकारा है, तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है ना? और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो आयोग ने जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया है, या हम लोगों ने हमेशा अपील की है, या जो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रयास हुए हैं, तो उनके द्वारा महिलाओं की भागीदारी इन चुनाव में काफी बढ़ी है। जैसे आज के समय में महिलाओं को आरक्षण भी पंचायतों में बहुत मिल रहा है, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास आयोग के द्वारा ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और दर्शक विनोद शर्मा जी, जो कि इंदौर से हैं। आइए देखते हैं क्या सवाल है उनका। हेलो विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। अपना सवाल पूछें। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मैं जो पूछना चाहता था आपसे, मेरे जैसे की ड्यूटी लगी इलेक्शन में।
इंदौर जिले में। लेकिन मुझे क्या है कि गाड़ी में सर के साथ में रहता हूँ जी, और मैं सर के साथ में इंदौर जिले से बाहर हूँ, तो मैं वोटिंग कैसे कर पाऊंगा? अच्छा, आपको वोट, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अगर उनकी ड्यूटी लगी है, वो बाहर रहते हैं, तो वो वोट कैसे डाल पाएंगे उनकी? तो नहीं, आपकी किस निर्वाचन में ड्यूटी लगी है? आपके चलिए संपर्क टूट गया, मगर मैं आपकी समस्या का हल कर देता हूं कि चूंकि पंचायतों के चुनाव एक स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और इन स्थानीय निकाय के चुनाव में पोस्टल बैलेट का जो है तो प्रोविजन नहीं होने के कारण जो है तो आप जो है वोट का प्रयोग जो है तो नहीं कर पाएंगे। पर इसमें हम ये भी जोड़ना चाहेंगे, हम वही प्रश्न पूछना चाह रहे थे विनोद जी से कि वो कौन से चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है। संपर्क टूट चुका जी, तो पंचायत चुनाव में ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि नगर पालिका नगर निगम चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है तो वहां पर वो निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। अच्छा विनोद जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब भी आपको बखूबी मिल ही गया होगा, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीला जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे स्त्रियों की, तो क्या कुछ खास जागरूकता कार्यक्रम आप स्त्रियों के लिए खास तौर पर चलाती हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? हाँ शिवाली जी, हम लोगों ने जैसे आयोग स्तर से भी भोपाल में जब हम लोगों ने बहुत सारे एनजीओज के प्रोग्राम अटेंड किए थे, और वहां पर खास तौर पे महिलाओं के लिए जो संपन्न हुए कार्यक्रम उनको भी हमने अटेंड किया था। हाँ। और ये जान के आपको भी बहुत खुशी होगी कि आज जो महिलाएं गांव से आ रही हैं हम लोगों के सामने, वो वाकई में बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। और उनको अब ये लग रहा है कि उनको देख के कि वो सच में उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका आत्मविश्वास, उनकी लगन, उनकी जिज्ञासा, ये सारी चीजें स्त्रियों में अब हमें दिख रही हैं। और वो बहुत प्रश्न भी पूछती हैं, उन्हें जानना भी चाहती हैं। और उनकी पूरी भागीदारी, उन्हें लगता है कि हम अपनी पूरी भागीदारी इस लोकतंत्र में अपनी हम दें। और हम लोगों ने महिला मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे जो पंचायतों के भी पोस्टर्स हैं, वहां पर भी हमने महिलाओं की तस्वीरों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार काफी किया है। जी, अग्रवाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं, हम अभी आपको लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और दर्शक, शुभम। आइए देखते हैं क्या कुछ खास सवाल है उनका। नमस्कार शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। अपना सवाल पूछे। शुभम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार। शुभम जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। शीला जी से यह जानकारी लेना चाहता हूँ कि जब मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने जाते हैं और मतदाता सूची जो बनवाते हैं, उसके लिए इस समय पे आधार कार्ड क्यों मांगा जाता है? उसकी जगह कोई और आइडेंटिटी प्रूफ क्यों नहीं लिया जाता? कोई और परिचय पत्र क्यों नहीं लगाया जाता? मतदाता सूची बनाने के लिए? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आदेश आयोग की तरफ से नहीं निकाले गए हैं कि यदि आपको नाम जुड़वाना है तो उसके लिए आधार कार्ड होना ही आवश्यक है। क्या आपसे मांगा जाता है कहीं? यदि आपसे मांगा गया है और ऐसे आयोग के कोई निर्देश नहीं है, तो आप उनसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके द्वारा आपसे इस आधार कार्ड की मांग की गई है, आप उनसे वरिष्ठ जो भी अधिकारी वहां पर होंगे उनसे आप संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। तो मतदाता सूची में जब आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो कुछ तो लगता होगा परिचय पत्र ले जाने के लिए, तो वो वही जानना चाहते हैं कि तब वहाँ आधार कार्ड क्यों मांगते हैं? नहीं, वही मैंने बताया कि आयोग की तरफ से ऐसे निर्देश नहीं है कि आधार कार्ड लिया ही जाए, पर यदि उनको लग रहा है कि उनका संभवतः शायद आधार कार्ड ना बना हो, इसलिए उनको समस्या आ रही हो, तो उस स्थिति में वो जो भी अधिकारी हैं उनसे वरिष्ठ अधिकारी के पास जाके अपनी समस्या वो बता सकते हैं। तो कुछ और भी लेके जा सकते हैं, परिचय पत्र कुछ भी लेके जा सकते हैं। मतलब आपकी पहचान प्रमाणित होनी चाहिए और आपका पता प्रमाणित हो, खास बात ये है। वाकई शुभम जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अग्रवाल जी, आप कुछ स्त्रियों के बारे में बोलना चाहती थी, किस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी कि 33% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में या स्थानीय निकायों में मिलना चाहिए। हमारे प्रदेश में 25 मई 2007 को ऐसी व्यवस्था पंचायत एक्ट में की गई कि महिलाओं को आरक्षण जो 33% था उसको बढ़ा के 50% किया गया। और चूंकि मैं एक लंबे समय से ये पंचायत का ये हमारा 5वां चुनाव है,
तो मैं एक लंबे समय से जो है तो इस व्यवस्था को देख रहा हूं। तो पहले और दूसरे हमारे पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी थी उसमें काफी फर्क पड़ा है। और उस समय जितनी शिक्षित महिलाओं ने पंचायत के या गांव के विकास के संबंध में अपना प्रतिनिधित्व दर्ज नहीं कराया था, आज की स्थिति में काफी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी जो है तो आगे बढ़ी है। और ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि यदि इस तरीके की युवा पीढ़ी और पढ़े लिखे लोग यदि पंचायती राज व्यवस्था में भाग लेते हैं तो गांव का विकास निश्चित रूप से होना ही होना है। और जब तक हमारे गांव का विकास नहीं है, हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि देश का विकास हो सकेगा। और अच्छी बात है कि हाँ, बिल्कुल शीला जी, महिलाएं चाहे हम नगरीय क्षेत्रों की बात करें या पंचायती क्षेत्रों की, दोनों ही में महिलाएं काफी आगे आ रही हैं। महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। शीला जी बिल्कुल ये बताना चाहती हूँ और मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, गणेश जी, जो कि भोपाल से हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास जिज्ञासा है और क्या खास उनकी परेशानी है। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम में। आप सवाल पूछें। हेलो गणेश जी, आप अपना सवाल पूछें। हेलो गणेश जी, आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है, आप अपना सवाल पूछें। हाँ मैम, मैं 2 क्वेश्चन करना चाह रहा था। हाँ। एक क्वेश्चन तो ये था मैडम कि जो अनपढ़ लोग हैं, हाँ, जिनके कार्ड बन चुके हैं वोटर आईडी जी, उसमें जैसे कि अब जो आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं तो स्पेलिंग या नाम गलत कर देते हैं, तो वो कैसे सही कराए? क्योंकि उनके पास तो अदर कोई है ही नहीं, उनके पास अपना आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह कुछ भी, तो कैसे सही कराए? और दूसरा क्वेश्चन ये मेरा कि आउट ऑफ सिटी व्यक्ति अगर गया हुआ है तो वो अपने मत का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आउट ऑफ सिटी वाली बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, लेकिन फिर हम एक बार गणेश जी को बताना चाहेंगे इस बारे में। तो मैं चाहूंगी शीला जी आप इनके सवाल का जवाब दें। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां तक आप वोटर आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो वो अपनी उस समस्या के लिए मुझे लगता है भारत निर्वाचन आयोग में ही यदि संपर्क करें तो वो बेहतर होगा। और दूसरा अगला प्रश्न उनका ये था, अगर आउट ऑफ सिटी गया हुआ है कोई व्यक्ति तो वो कैसे अपने मत का सही उपयोग करे? नहीं, उसके लिए अभी हमारे पास कोई ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था फिलहाल नहीं है। तो उस स्थिति में तो यही है कि जो व्यक्ति अपने शहर में है उस दिन वो ही दे सकता है। और या फिर तो मुझे लगता है आप ऐसा यदि संभव हो कि आप वोटिंग वाले दिन अपने शहर में उपस्थित रहें, अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर, तो आप वैसे प्रयास कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं उम्मीद करती हूँ गणेश जी कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल ही गया होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी, अब अगला प्रश्न मेरा आपसे है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मोहल्ला छोड़ के, शहर छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन उसके मतदाता सूची में नाम इंकित रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व पड़ोसी होते हैं वो कैसे उसका नाम हटवा सकते हैं ताकि कुछ गलत उपयोग उसके नाम का ना हो? क्या कहेंगे इस बारे में? मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद में यदि वो व्यक्ति वहां से चला गया है तो निश्चित रूप से वो जहां गया है वहां तो अपना नाम मतदाता सूची में वो जुड़वाएगा। मगर पड़ोसी उसका नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि पड़ोसी उसकी मतदाता सूची में से नाम उसका हटवा दें। तो उसका कुछ गलत उपयोग तो नहीं होता होगा? शीला जी क्या कहेंगे? नहीं, उसमें एक चीज जो प्रावधान है नियमों में वो ये है कि जैसे दावा और आपत्ति, जब हमारा फोटोयुक्त मतदाता सूची का जो कार्यक्रम बनता है तो उसमें ये तिथियां निर्धारित होती है कि यदि किसी को दावा और आपत्ति प्रस्तुत करना, दावा यानी कि यदि कोई कहता है मेरा नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है, और आपत्ति यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति का नाम गलत जुड़ा है। तो मुझे लगता है आपने जो प्रश्न उठाया है, तो यदि कहीं ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं है उसके नाम का दुरुपयोग हो सकता है तो ऐसी स्थिति में जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उन्हें सूचित किया जा सके। मगर उसको साक्ष्य के साथ में उसको लेके जाना पड़ेगा, परिचय पत्र या कुछ भी। नहीं, उस व्यक्ति के वहां ना रहने के साक्ष्य भी देना पड़ेंगे, तभी तो नाम हटना। मतलब वो देखिए, नाम काटने की जो फिर कार्यवाही है वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूरी अपनी पड़ताल करके करेंगे। जी, ओके। अगर अब हम बात करें निशक्त जनों की, तो सरकार निशक्त जनों का खास ख्याल रखती है। सार्वजनिक स्थलों पे उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। अगर लिखित में कुछ देना है तो ब्रेल लिपि जैसी चीजों में। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि निशक्त जनों के लिए क्या कुछ खास आप लोगों की व्यवस्था है और आयोग क्या कुछ खास करता है? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अग्रवाल जी से, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
सुप्रीम कोर्ट ने कोई 4-5 साल पहले एक ऐसे निर्देश जारी किए गए थे कि मतदान केंद्रों में भी जो है रैंप की व्यवस्था की जाए, ताकि ट्राइसिकल या इस तरीके से जो विकलांग जो है वो आसानी से जो है मतदान केंद्र तक पहुंच सकें। इसके अतिरिक्त और यदि कोई विकलांग व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चल नहीं सकते हैं, तो उनको जो है हमारे निर्वाचन नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि वो किसी व्यक्ति का सहारा लेके और मतदान केंद्र तक जा सकते हैं, और वहां जाने के बाद में जो है तो वो अपने वोट का उपयोग जो है तो स्वयं करना चाहे तो स्वयं या उसके माध्यम से कर सकते हैं। मगर जिस व्यक्ति को वो साथ में लेके जाएंगे तो वो व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ में इसी तरीके से इस तरह के सहयोगी का काम ना किया हो, इस बात का जो है तो ध्यान रखना होगा। और इस बात को जो है तो वहां हमारे पीठासीन अधिकारी जो है तो एक फॉर्म भराते हैं और उसके बाद जो है तो ऐसे व्यक्ति को प्रवेश देते हैं, और वो निःशक्त या जो ऐसे व्यक्ति हैं वो अपने वोट का उपयोग जो है तो आसानी से कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जिस व्यक्ति की सहायता ली जाती है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज बहुत ही जानकारी वाली बात है। कहीं इस उम्र से ज्यादा लोगों को ले जाते हैं तो क्या अलाउ नहीं करते? मतलब 18 से कम का होना, अच्छा कम ना हो, ज्यादा कम से कम 18 वर्ष हो उसकी आयु। और दूसरा, हमने जो बात की है निःशक्त जनों की, तो मैं ये जानकारी देना चाहूंगी कि जो हमारी मशीन हम इन चुनाव में उपयोग कर रहे हैं, तो जो बैलेट यूनिट्स हैं उनमें ब्रेल लिपि में भी नंबर अंकित किए गए हैं। बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। तो जो हमारे अंधे मतदाता हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या इसी साल से लागू किया गया है या पहले से चला? नहीं, ये इसी साल से, ये एक नई बात है। अच्छा जी। शीला जी, अगर अब हम चले और बात करें कानूनी व्यवस्था के बारे में, तो क्या कहेंगी? हर बार देखा जाए तो शांतिपूर्वक चुनाव हो जाते हैं, इस बार क्या कुछ खास व्यवस्था है? देखिए, जो शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं तो उसके पीछे बड़ी मेहनत हम सब मिलके करते हैं। और इस बार भी वही पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग स्तर से भी निरंतर, हमारे जो माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय हैं उनके द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग, वो स्वयं बहुत इस बात पर ध्यान देते हैं। और पुलिस विभाग के साथ बैठकें हो रही हैं, सभी जिला कलेक्टर और जो एसपी हैं जिलों के, उनके साथ बैठकें होती हैं, और सभी जिला कलेक्टरों और एसपी को निर्देश इस संबंध में प्रसारित किए जाते हैं। उनके साथ बातचीत होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो जिला स्तर पर भी बहुत व्यवस्थाएं की जाती हैं कि मतदान शांतिपूर्ण हो सके। इसके अतिरिक्त आयोग के द्वारा प्रेक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं, और ये जो हमारे प्रेक्षक गण हैं वो भी देखते हैं, वहां भ्रमण करते हैं, जिलों में जाते हैं और देखते हैं कि क्या कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। अच्छा, आप पुलिस विभाग से मतदाताओं से किस तरह का योगदान चाहते हैं? अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह का आप लोग योगदान चाहते हैं? क्या कुछ खास आपको लगता है होना ही चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश का, गांव का, शहर का विकास हो सके? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, और मत देने के अधिकार के साथ में ये जो है, यदि किसी क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था करना पड़ती है तो इसका मतलब वहाँ के लोग लोकतंत्र में जो है तो ज्यादा आस्था नहीं रखते हैं। तो पुलिस का काम तब चालू होता है जब वहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, अन्यथा पुलिस को कभी भी जो है तो इस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना तो पुलिस वाले करते हैं और ना ही जो है तो इस तरीके का कोई प्रोविजन है। तो लोग शांतिपूर्वक अपने क्षेत्र में अपने मत का प्रयोग करें और अच्छी तरीके से भाईचारे से रहें। मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी एक उपलब्धि रहेगी। और पुलिस तो ऐसा है कि जहाँ इस तरीके का गदर होगा और गुंडा तत्व या इस तरीके से असामाजिक तत्व यदि उसमें भाग लेंगे तो फिर पुलिस अपना रोल करेगी और शांतिपूर्वक मतदान कराने में सहयोग करती रहेगी। तो दर्शकों, आज हमने बात की मतदाता जागरूकता के बारे में। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल थी शीला दाहिमा जी और जीपी अग्रवाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। साथ ही उन सभी दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को बनाए रखने में हमारी मदद की। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब आज हमारे कार्यक्रम से जरूर लाभान्वित हुए होंगे, और आज के कार्यक्रम से आपको किस तरह से जागरूक होना है, किस तरह से स्वयं को, आसपास के लोगों को, मोहल्लों को और साथ ही शहर को, देश को कैसे जागरूक करना है, ये सभी बखूबी पता चल ही गया होगा। बस अंत में यही कहना चाहूंगी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हेलो डीडी से संबंधित कोई भी सवाल, जानकारी या सुझाव हो तो जरूर साझा करें इस पते पर। कार्यक्रम हेलो डीडी, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन 462013। पत्र लिखना ना भूलें और मुझे यानी शिवाली को दें इजाजत इस वादे के साथ, अगले हफ्ते इसी दिन, इसी समय, इसी वक्त फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।